तो आज हम 1919 का अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 1909 का अधिनियम पढ़ा था। देखिए, आपको याद होगा दोस्तों, 1892 का अधिनियम था। 1892 का अधिनियम, इसके बाद आया था 1909 का मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम, इसके बाद आया था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें तीनों में क्या बात कॉमन थी? जो 1892 का अधिनियम था, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब इनडायरेक्ट रूप से इलेक्शन जो है ये शुरू हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं के लिए अलग से वोटें दे दी गई थी। मुस्लिम मतदाताओं को सेपरेट इलेक्शन कमीशन दिया गया था। मतलब मुस्लिम मतदाताओं का चुनाव मुस्लिम मतदाता करेंगे। 1909 के अधिनियम में हुआ था। 1919 के अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। यहाँ पर महिलाओं को वोटिंग का राइट्स मिला था, मतलब महिलाओं को मत देने यानी वोट देने का अधिकार मिला था। ये तीनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। 1909 के अधिनियम में मुस्लिम मतदाताओं को अलग से सीटें दे दी गई थी और 1919 के अधिनियम में महिलाओं को क्या दिया गया था? अलग से वोटिंग का अधिकार दिया गया था, ठीक है दोस्तों। अब हम शुरू कर रहे हैं 1919 का अधिनियम। अब इस 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था? देखिए, अब शुरू कर रहे हैं हम 1919 का अधिनियम, ठीक है। तो पहली बात 1919 के अधिनियम की 1919 का मार्लिमेंटो, ये इसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1909 का मार्लिमेंटो सुधार था। ये मॉन्टेग्यू जो हैं ये भारत सचिव हैं। मॉन्टेग्यू भारत सचिव हैं, इंडियन सेक्रेटरी भारत सचिव। और जो चेम्सफोर्ड है ये आपके कौन है? ये वायसराय है। देखिए दोस्तों, इसका नाम भारत सचिव ज़रूर है लेकिन ये भारत में नहीं रहता है, ये इंग्लैंड से सब देख रहा था भारत सचिव, और वायसराय यहीं पर रहता था। देखो, तो ये जो 1919 का अधिनियम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, इसकी पहली बात मैंने बता दी है कि इस अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया है। महिलाओं को पहली बार क्या मिला है भाई? वोट देने का अधिकार मिला है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला है, ठीक है। देखें, पहली बार चूंकि काम हो रहा है तो याद रखें सारी महिलाएं वोट नहीं देंगी, ठीक है। बहुत ही कम जनसंख्या ने वोट दिया था, लगभग 50% भी नहीं थी, 10 से 20% के आसपास क्या हुआ था? वोटिंग दी थी महिलाओं ने, ठीक है। क्योंकि चूंकि पहली बार काम होता तो 100% होता नहीं है, तो पहली बार महिलाओं ने वोट देने का अधिकार मिला इस अधिनियम के तहत। दूसरी बात, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण जो बात ये थी कि इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। प्रांतों में लाया गया था द्वैध शासन, ड्यूल गवर्नेंस, द्वैध शासन लाया गया था। द्वैध शासन का मतलब है कि दो दो व्यक्तियों का शासन लाया गया था। मतलब होता क्या था कि अंग्रेज काम भारतीयों से करवाते थे, और जब भारतीय करते थे, जब पैसे वसूलने की बारी आती थी तो अंग्रेज खुद पैसे वसूल ले जाते थे। तो इससे क्या है, इससे आम जो जनता है, भारतीय नागरिक परेशान थे। तो वो चाहते थे कि द्वैध शासन को अंत कर दिया जाए। तो इसी द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया था। द्वैध शासन को समझाने के लिए आ रहा था, और साइमन कमीशन का 1927 में आया था जब, तो हमने लाहौर स्टेशन के बारे अपने इतिहास में पढ़ा होगा। लाहौर स्टेशन के बाहर इसका तीव्र विरोध होता है और साइमन कमीशन से ही लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यही साइमन कमीशन इसी द्वैध शासन को समझाने के लिए आ रहा था। तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में क्या लाया गया था? द्वैध शासन। दोस्तों याद रखें, प्रांतों में जो द्वैध शासन का जनक था, प्रांतों में द्वैध शासन को जो जनक था, मतलब शुरुआत करने वाला, ये था लियोनस कार्टियस। ये प्रांतों में द्वैध शासन का क्या था? जनक। अब क्या है इस अधिनियम की तीसरी बात, जो वायसराय है उसको अधिकार दे दिया गया, वायसराय को यह अधिकार दे दिया गया कि वह कैग की नियुक्ति कर सकता है। कैग की नियुक्ति कर सकता है। कैग मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मतलब ये कैग की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, तो ये है इस अधिनियम की तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात। ठीक है, देखिए इस अधिनियम की चौथी बात क्या थी? इस अधिनियम की चौथी बात कैग की नियुक्ति हो गई है। ठीक है, पहली बार ली कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी, ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर इस अधिनियम के तहत यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। यूपीएससी के गठन का प्रावधान किया गया था। और दोस्तों याद रखें, जो यूपीएससी का गठन है ये कब हुआ है? 1926 में यूपीएससी का क्या हुआ है? गठन हुआ है। तो ये किस अधिनियम की बात थी? ये थी 1919 के अधिनियम की बात। तो ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर क्या हुआ था? यूपीएससी का गठन का प्रावधान हुआ था। कैग की नियुक्ति हुई है, ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर यूपीएससी बना है, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया है, पहली बार महिलाओं को वोटिंग का राइट्स मिला है। ठीक है, अब देखिए, अब महिलाओं के साथ साथ दोस्तों एक बात यहाँ पर और याद रखें यहाँ पे कि महिलाओं के साथ साथ सिखों को भी, भारतीय ईसाइयों को भी, सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, ठीक है, भारतीय ईसाइयों को, इन सबको भी क्या हुआ था? अलग अलग सीटें दे दी गई थी। ठीक है, तो ये थी 1919 के अधिनियम की बात। इसका नाम याद रखें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है। महिलाओं को वोटिंग का राइट्स मिला है, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया है जिसके जनक लियोनस कार्टियस हैं। वायसराय को अधिकार दे दिया गया कि कैग की नियुक्ति करे। ली कमीशन ने रिकमेंडेशन की है कि यूपीएससी का गठन करे और 1926 में पहली बार यूपीएससी बना है। ठीक है, शुरुआती समय में यूपीएससी की परीक्षा इलाहाबाद में होती थी। ठीक है, अब देखें, अब 1919 के अधिनियम के बाद आता है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब जो अगला अधिनियम है उसका नाम है 1935। अब जो अधिनियम है इसका नाम है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अधिनियम का एग्जाम में नाम पूछा जाता है कि किस अधिनियम को भारत शासन अधिनियम कहते हैं, तो ये है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम क्या बात थी? देखिए, इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था, ड्यूल गवर्नेंस लाया गया था केंद्र में। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया है और 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लाया गया है। मतलब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कब किया गया? तो जब प्रांतों में द्वैध शासन का अंत करेंगे तभी तो केंद्र में द्वैध शासन आएगा। तो प्रांतों में द्वैध शासन का अंत 1935 के अंतर्गत किया गया है और केंद्र में द्वैध शासन कब लाया गया है? 1935 के अधिनियम के तहत लाया गया है। अब इस अधिनियम में याद रखें दोस्तों, इस अधिनियम में 321 धाराएं थी। इस अधिनियम में 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। किस अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में। अब क्या है? इस अधिनियम की जो तीसरी बात है, इस अधिनियम की तीसरी बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ बनाने की बात हुई थी। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात हुई थी। अब ये जो अखिल भारतीय संघ है ये बनना किससे था? ये 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, 6 चीफ कमिश्नर, ठीक है, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और देसी रियासतों से मिलकर बनना था। देसी रियासतों से मिलकर बनना था किसको? अखिल भारतीय संघ को। जो 11 ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर क्षेत्र हैं इनका सम्मिलित होना अनिवार्य था, लेकिन जो देसी रियासतें हैं उनको स्वतंत्रता सौंप दी गई थी कि वो चाहें तो अखिल भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं और चाहें तो अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं हो सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछेगा आपसे कि अखिल भारतीय संघ बनाने की बात किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। तो ये हुआ अखिल भारतीय संघ। ठीक है, देखिए इस अधिनियम की चौथी बात वित्त के लिए, इस अधिनियम की चौथी बात वित्त के लिए क्या हुआ था? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, तो वित्त के लिए आरबीआई का गठन हुआ था और आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हुई है? स्थापना हुई है। तो ये जो स्थापना है इसी भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, इस अधिनियम की 5वीं बात क्या थी?
इस अधिनियम के तहत, पांचवी बात, इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत संघ से अलग कर दिया गया था। भारत संघ से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। और बरार को मध्य प्रांत का हिस्सा बनाया गया था। बरार को मध्य प्रांत का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, तो बर्मा को भारत संघ से अलग कर दिया गया था और बरार को मध्य प्रांत का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, ये है इस अधिनियम की पांचवी बात। देखो दोस्तों, याद रखें कि ये जो इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं। अभी मैं भारतीय संविधान का आपको स्रोत पढ़ाऊंगा तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम ही है। क्यों? क्योंकि भारत शासन अधिनियम में 321 धाराएं हैं। इस अधिनियम से हमने 250 अनुच्छेद या तो ज्यों के त्यों उतार लिए हैं या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भारतीय संविधान में उतारा है। इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1935 ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत बताएं, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। क्योंकि इससे हमने या तो 250 आर्टिकल संविधान में हूबहू उतार लिए हैं या उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके उतारा है। इस वजह से ये भारतीय संविधान का क्या है? सबसे बड़ा स्रोत भी है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो दोस्तों ये थी 1935 के भारत शासन अधिनियम की इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, अब हाँ एक बात और याद रखें, इस अधिनियम में प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का अभाव था। प्रस्तावना का क्या था? अभाव था। मतलब इसमें प्रियम्बल नहीं थी। जो हमारी भारतीय संविधान में वर्तमान में प्रस्तावना है, भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये हमारी संविधान में प्रस्तावना है। इस अधिनियम में बस एक ही चीज़ की कमी थी कि इस अधिनियम में प्रियम्बल नहीं थी, यानी प्रस्तावना का क्या था? अभाव। ठीक है, तो ये है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद हमारा जो अंतिम अधिनियम है वो है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जो अंतिम और अगला अधिनियम है उसका नाम है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, अब जो अंतिम अधिनियम है इसका नाम है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए, अब इस अधिनियम की पहली बात क्या है भाई? इस अधिनियम की पहली बात थी कि इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। हमने पढ़ा है कि 1935 के अधिनियम में 321 धाराएं थी और इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 20 धाराएं थी। इस अधिनियम में दूसरी बात क्या बात थी? इस अधिनियम में कहा गया था, देखें अभी संविधान सभा हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे संविधान सभा लगातार अंग्रेज चाहते थे, कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन हमारी संविधान को बनाना चाहता था, तो संविधान सभा का निर्माण करना चाह रहा था। लेकिन भारत और पाकिस्तान क्या है, जो पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना है वो पाकिस्तान के लिए मांग कर रहे थे कि हमें भारत के साथ नहीं रहना है, न हमें भारत के साथ संविधान बनाना है, हमें तो अलग से राष्ट्र चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की जिद कर रहे थे, जबकि भारत जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान अलग ना होने पाए। इस वजह से कैबिनेट मिशन समझा बुझा रहा था। लेकिन क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर मुस्लिमों ने क्या है, बमबारी करना चालू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, कैबिनेट मिशन को भी लगा कि भाई बात तो सुनी नहीं जा रही है। इस वजह से कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग अपनी संविधान, हम 2 अलग अलग देश बना देंगे, तुम लोग अपनी संविधान सभा बना लो और ये भारत वाले अपनी संविधान सभा बना लेंगे, और हम लोगों को शासन नहीं सौंपेंगे, हम उनकी संविधान सभा को शासन सौंपेंगे। क्यों भाई संविधान सभा को शासन सौंपेंगे? क्योंकि संविधान सभा में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे। अंग्रेजों को ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि फिर से इनको कोई गुलाम बना ले। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने संविधान सभा को शासन सौंपना ज़्यादा उचित समझा। तो उन्होंने एक बात कही थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए अधिराज्य बना दिए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनकी सत्ता जो है उनकी संविधान सभा को सौंप दी जाएगी। उनकी सत्ता उनकी संविधान सभा को सौंप दी जाएगी।
जब तक संविधान सभा का निर्माण नहीं हो जाता है, जब तक संविधान सभा का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही काम चलेगा। ऐसा इसीलिए कहा गया था क्योंकि उसमें 321 धाराएं थी। ठीक है, तो ये थी 1947 के अधिनियम की बातें। ठीक है, तो दोस्तों हमने शुरुआती समय से एक्टों को पढ़ा है। लगभग मैंने सारे अधिनियमों को आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आप पिछली वीडियो देखेंगे और फिर अगली वीडियो देखेंगे तो आपको ये अधिनियम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हर एक जो अधिनियम है पीछे वाले अधिनियम को रिलेट करता है। तो यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको लाइन से सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें टीचिंग प्रो एकेडमी से। धन्यवाद।